हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस 12th क्लास स्टडी स्टेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है और इस चैनल पर भी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर 12th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th ये 4 क्लासेस की बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस खास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सन और केसेस के बारे में, क्योंकि आने वाले टॉपिक में हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव, एक्टिव पैसिव सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसकी ज़रूरत को देखते हुए हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक को ही सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पर जाएंगे। अगर आप ये समझ गए तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। और मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो समझिए आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल पर अगले आने वाले वीडियोस को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पर्सन्स दिए गए हैं वो हमारे इस तरफ दिए गए हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा दिया गया है, इसके नीचे सेकंड और उसके नीचे थर्ड पर्सन भी हमें दिया गया है। और इस तरफ हमें नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया गया है। और इस तरफ हमें पजेसिव केस के बारे में यानी अधिकार दिखाने वाले केसेस इस तरफ दिखाए गए हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो हम कर्म के स्थान पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो सब हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ चुके हैं आज की हमारी इस टेबल को, और पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। अब आप बिल्कुल इस वीडियो पर रुके रहिए और पूरे साड़ी को समझिए। आगे क्लियर करने वाले हैं हम पूरी साड़ी को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा वाक्य में जो कर्ता होता है, अगर हमारा कोई वाक्य है, मान लीजिए हमारा वाक्य है जो आई से शुरू होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट है उस वाक्य में आई है, और उसमें जो है अपना शब्द आया है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, मैं अपना कार्य करता हूं, तो यहाँ पर मैं जो है सब्जेक्ट आया है, यानी आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, और अपना वर्ड भी आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने के लिए यहाँ पर अधिकारवाचक वाले में यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसका अधिकारवाचक हो गया माई, यानी पजेसिव केस। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी है उस वाक्य के लिए तो हम यूज़ करेंगे अवर, जो कि उसके सामने दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम क्लियर करेंगे। वी के लिए हम अवर यूज़ करेंगे। अगर वाक्य में वी अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो अपना वर्ड जो आएगा उसके लिए हम अवर यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है उस वाक्य के लिए तो उसका जो हम पजेसिव केस यूज़ करेंगे वो होगा हमारा माई। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से वह मुझे पीटता है, किसे पीटता है, यानी मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर बताया गया है। मुझे किसे, और किसे से क्या पता चलता है, कर्म। तो यहाँ पर जो आई का जो कर्म होगा, वो क्या होगा, मी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे की जो लगेगी वो होगी मी। इसी तरीके से हम ये साड़ी बोली बिल्कुल कंप्लीट कराने वाले हैं आपको। बस थोड़ा सा रुके रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आई सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में समझ चुके होंगे। चलिए अब वी क्लियर करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वी देख सकते हैं, जब हमारा कोई भी वाक्य हुआ दिया गया हो और उसका सब्जेक्ट हमें वी हो, यानी हम उसका कर्ता हो, तो वी के लिए अगर अपना वर्ड आया हो उस टेंस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, अवर। आप हमारे क्वेश्चन पर जवाब भी दिया करें ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर हमारे उस अनुवाद में पूछा गया हो कि गाय हमें दूध देती है, तो यहाँ पर जो हमें है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यहाँ पर वी का भी तो हम ऑब्जेक्ट ही तो लेंगे, सब्जेक्ट थोड़ी ना ले लेंगे। अगर जो वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो उसका हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रख सकते। इतना ध्यान रखना आप फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए मैं ये साड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल सिंपल ईजी स्टेप्स में, ताकि आप समझ सकें और कर भी सकें। चलिए अब सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन जो है हमारा वो यू से रिलेटेड है।
हमारा जो, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड पर्सन में कौन कौन से कौन क्या क्या आता है, तो सेकंड पर्सन में फ्रेंड्स आप सीधा सीधा जवाब देना, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसे भी क्लियर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा सेकंड पर्सन यू दिखाया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। और आपको ये टेबल याद भी करनी है। याद कैसे करेंगे आप? हमारा सबसे फर्स्ट जो था वो पर्सन था आई और वी, तो उसका हम लाइन बाई लाइन याद करेंगे, आई माई मी। ओके फ्रेंड्स, आई माई मी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है, ये पजेसिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इससे आपको आसानी होगी करने में। और उसके बाद आप याद करेंगे वी, आवर, अस। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको सब कुछ याद करना है, इतना ध्यान रखना आप। और आगे चलते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन में अगर हमारा सब्जेक्ट में तुम आता है, वर्ड तुम, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अगर जैसे हमारा कोई वाक्य दिया है, तुम अपना कार्य करते हो, तो यहाँ पर तुम के लिए अपना वर्ड भी आया है और जो सब्जेक्ट है वो हमारा इस वाक्य में तुम है। तो इसलिए तुम के लिए हम अपना के वर्ड के लिए इंग्लिश जो लगाएंगे वो हमारा योर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? योर। यानी हमारा जब सब्जेक्ट यू हो तो उसके लिए उस वाक्य में अपने के लिए जो लगाते हैं वो हमारा योर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना तो समझ चुके होंगे आप। और अगर आपसे पूछा जाए मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तुम तो नहीं है यहाँ पर, तुम्हें तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं तुम्हें, यहाँ पर कर्ता जो है वो मैं है, और तुम्हें किताब देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो आपका यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये उस जगह पर आएगा जहाँ पर उसका जगह ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर उसके लिए, तुम्हें के लिए उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है। तो आप ये ना समझें कि ये यू कैसे आ गया, ये यू यहाँ पर है तो, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है और वो ऑब्जेक्टिव केस है। हालांकि ये एक जैसे हैं, आपको दिक्कत भी ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलूँगा और आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। तो फ्रेंड्स आगे का जो हमारा केस है वो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आप चलते हैं थर्ड पर्सन पर। केवल आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में केवल 3 पर्सन्स बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको केवल यही पर्सन्स याद करने हैं और इन्हीं पर्सन्स से आप टेंसेस भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव भी क्लियर कर सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इन्हीं पर्सन से आप क्लियर कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए आपको 3 पर्सन्स की ही आवश्यकता पड़ती है, वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड पर्सन को और उसे भी क्लियर करते हैं। तो थर्ड पर्सन में जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे जो थर्ड पर्सन में है वो हमारे 4 पर्सन्स 4 हैं, वो ही, सी और इट और दे। ही, सी, इट और दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हम क्लियर करेंगे ही। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दें, ही एक पुल्लिंग है और पुल्लिंग ये मैन के लिए यूज़ होता है, वुमेन या फेमाइन के लिए नहीं। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपके लिए? यहाँ पर जो ही है वो आपके लिए पुल्लिंग है और पुरुष के लिए ही यूज़ होगा। अगर किसी वाक्य में आता है राम अपना कार्य करता है, तो यहाँ पर राम कौन हो सकता है? लड़का ही हो सकता है। तो इतना आपको क्लियर करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और उसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे इसके लिए। अगर आता है राम अपना कार्य करता है, तो राम एक लड़का है और वो एक पुल्लिंग है, तो इसलिए अपने के लिए जो वर्ड आएगा वो हिज आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अपने के लिए जो हिज आएगा वो कैसे आएगा, ये इतना आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? अगर हम बोलें मैंने उसे एक किताब दी, तो उसे से यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो लड़की है या लड़का, तो इसलिए आप यहाँ पर हिम भी यूज़ कर सकते हैं और हर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो जाता कि ये लड़की है या फिर ये क्लियर हो जाता कि ये लड़का है, तो आप एक ही यूज़ करते, या तो हर यूज़ कर पाते या फिर हिम यूज़ कर पाते। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्लियर हो जाता है तो आप उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे,
और अगर नहीं हो पाता है तब आप उसके अनुसार केस सॉल्व करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया है? आगे हमें सी दिया है। तो सी क्या बोल रहा है? सी आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पर जो सी है वो स्त्रीलिंग है और स्त्री के लिए ही ये यूज़ होता है जब स्त्री एक वचन हो तब। अगर हमसे बोला जाए सीता अपने कपड़े धोती है, कौन? सीता अपने कपड़े धोती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीता एक स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के ही लिए सी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सीता अपने कपड़े धोती है तो यहाँ पर जो अपने की जो इंग्लिश होगी वो यहाँ पर आप हर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर उसे से पूछी जाए मालकिन उसे पीटती है तो यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हैं और हिम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा जो वो है इट, और इट को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस में है वो है हमारा इट। अगर कोई वस्तु निर्जीव होती है और जैसे कि हम कहें पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी यहाँ पर सजीव नहीं है, निर्जीव है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो यहाँ पर जो अपने के लिए आएगा वो इट्स होगा, और इसी तरीके से आप इट का भी यूज़ कर पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? इट आपके लिए क्लियर हो गया। अब चलिए दे को क्लियर करते हैं। दे क्या है? दे यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस में है इसलिए आपको यहाँ पर दे को मैं बता दूँ, आप उन्होंने, उन्होंने यहाँ पर इसकी हिंदी बनती है उन्होंने या वे। क्लियर है फ्रेंड्स? उन्होंने या वे। और उसके लिए अगर आपके वाक्य में कुछ ऐसा आता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वे अपना खेत जोत चुके हैं, वे अपना खेत जोत चुके हैं। तो वे अपना खेत, यहाँ पर अपने की जो आएगी वो आएगी देयर, THEIR। देयर दो मीनिंग्स होती हैं, एक होती है THERE और एक होती है THEIR। क्लियर है फ्रेंड्स? दोनों डिफरेंट हैं, आपको दोनों में अंतर रखना है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट दे होता है किसी अनुवाद का और अपना वर्ड आता है तो उसके लिए देयर यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से आप देम कब यूज़ करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर आपके अनुवाद में पूछा जाए मैं उन्हें एक सेब देता हूँ, मैं उन्हें एक सेब देता हूँ, अनुवाद हमारा क्या है सुन लिया आपने, मैं उन्हें एक सेब देता हूँ। तो यहाँ पर जो उन्होंने है वो ऑब्जेक्ट है और कर्म के स्थान पर बताया गया है। तो इसी तरीके से हम जब उन्होंने की कर्म के अपेक्षा रखेंगे तो देम यूज़ करेंगे, THEM। क्या यूज़ करेंगे? देम। यहाँ पर आप देख सकते हैं देम यूज़ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के इस खास वीडियो में आपको यही क्लियर कराना था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना कोर्स लेकर आते हैं, फिर भी आप लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के एक खास वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।